तो हमने क्या करा देखो, प्लस वाला जो टर्मिनल है ना उससे एक तार को लगा करके पी से जोड़ दिया। अब माइनस वाले टर्मिनल को एक वायर के थ्रू एन से जोड़ दिया। तो अगर आप ऐसे जोड़ोगे ना तो इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। कौन सा बायसिंग बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होती है, पी को प्लस से जोड़ते हैं और एन को माइनस से जोड़ते हैं। आ गया समझ में? फॉरवर्ड बायसिंग में पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ते हैं। तो इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और दूसरा इसका अपोजिट है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या होती है? तो डायोड है, डायोड का दो टर्म साइड होता है, पी साइड एन साइड। बैटरी को उल्टा कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को पी से जोड़ना है। अब नेगेटिव को किससे जोड़ना है? देखो, नेगेटिव को जोड़ना है पी से और पॉजिटिव को जोड़ना है एन से। तो इस तरीके से जोड़ोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। फायदा क्या है जोड़ने से, अभी हम समझते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो क्या फायदा होता होगा वो देखेंगे। तो जब हम कोई किसी भी तरीके का बायसिंग नहीं करते हैं तो डिप्लेशन रीजन में जो पीएन जंक्शन हमारा है, मान लो ये डिप्लेशन रीजन है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। तो क्या होती है, इतना होता है डिप्लेशन रीजन का थिकनेस। ये डिप्लेशन रीजन का थिकनेस है। इधर से एक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी रहती है। जैसे ही हम इधर से जोड़ देते हैं ना बैटरी से, बैटरी का पॉजिटिव, तो क्या होती है, यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज और यहाँ पे आ जाता है माइनस चार्ज। तो इस प्लस और माइनस के कारण एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम कर देता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करता है? कम करता है। और इस चार्ज के या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी को गेन करके ना अब ज़्यादा होल होल आसानी से इस बैरियर को पार कर लेगा, या इलेक्ट्रॉन आसानी से इस साइड से इधर जा सकता है। तो इससे फायदा क्या होती है, करंट ना, करंट ज़्यादा हो जाती है। डिफ्यूजन करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या इफेक्ट पड़ा इसको हम समझते हैं। जब भी हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या चेंज आएगा। तो जब भी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो घट जाती है। डिप्लेशन रीजन की जो थिकनेस है, डिप्लेशन रीजन की जो थिकनेस है वो भी कम हो जाती है। या जो बैरियर पोटेंशियल का डिफरेंस है वो भी कम हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। और जो डिफ्यूजन करंट है, जो डिफ्यूजन करंट होती है वो बढ़ जाती है। डिफ्यूजन करंट है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये सारी चेंजेज आता है फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर एक ग्राफ से दिखाएंगे फॉरवर्ड बायसिंग को, जिसको हम लोग बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब आप बैटरी के V को बढ़ाते चले जाओ, पहले तो आप क्या करो, बैटरी के वोल्टेज को 0 1 2 3 करते जाओ, तो कुछ देर तक तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा,
किसी पर्टिकुलर बैटरी का एक ऐसा वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे ना, तो एक ऐसा समय आएगा कि जब बैटरी का वोल्टेज करंट को जनरेट करने लगेगा, तो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं नी पोटेंशियल या नी वोल्टेज। और इसके बाद ना वोल्टेज बढ़ाने से करंट इस तरीके से बढ़ने लगती है, तो ये आई भी ग्राफ होती है। और ये जो ग्राफ होती है नॉन ओमिक होती है, इसमें ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, इसीलिए नॉन ओमिक बोला गया है। ओम्स लॉ वहां लगा सकते हैं जहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये जो नी पोटेंशियल होती है अलग अलग के सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। तो नी पोटेंशियल का वैल्यू सिलिकॉन के लिए, नी पोटेंशियल को भी लिख देता हूँ, भी के नी पोटेंशियल, इसकी वैल्यू 0.7 होती है सिलिकॉन के लिए, और इसकी वैल्यू 0.3 होती है जर्मेनियम के लिए। कितनी होती है? सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम को दिखाना हो तो बताओ इन दो ग्राफ में कौन सिलिकॉन और कौन जर्मेनियम है? ग्राफ ए की ग्राफ बी, कौन है सिलिकॉन कौन है जर्मेनियम? सर ए है सिलिकॉन। सोच के बोल। सॉरी सर, बी है सिलिकॉन क्योंकि वो देखा नहीं वोल्टेज तो, इसका ज्यादा है बी का। बी जी सिलिकॉन का सर। ज्यादा है और जर्मेनियम का कम है, तो ये जर्मेनियम का के लिए और ये सिलिकॉन के लिए। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है। फिर रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में क्या होती है आपको? रिवर्स बायसिंग में जो डिप्लेशन रीजन की थिकनेस है वो बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है ना। और जो डिफ्यूजन करंट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होती है रिवर्स में वो नेग्लिजिबल होती है, ये इफेक्ट होती है रिवर्स बायसिंग की। और अगर इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखो, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर देखेंगे ना तो कुछ सिमिलर ही अपोजिट वे में दिखेगा, क्योंकि हमने बैटरी को उल्टा लगाया है तो कुछ ऐसा रहेगा। आप वोल्ट, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी उल्टा लगा है तो नेगेटिव में दिखा रहे हैं। तो आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें बहुत कम करंट फ्लो होगा, बहुत कम फ्लो होगा। लेकिन एकाएक ऐसा होगा फटाक से एकदम वोल्टेज ना सीधा बढ़ जाए, करंट, हाई करंट बहने लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज। तो इस वोल्टेज के बाद ना आप इस पोटेंशियल के बाद आप वोल्टेज को कितना भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, बिना वोल्टेज गेन के करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके का ग्राफ आता है। और ये जो रीजन है ना, कट ऑफ वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन का मतलब हुआ कि यहाँ के बाद ना इंस्ट्रूमेंट डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू देखो कितनी आ जा रही है, इनफाइनाइट आ जा रही है। तो ब्रेक डाउन खराब भी हो सकती है। लेकिन इसका यूज भी हम कर सकते हैं, कैसे?
देखो आप कितना भी करंट बढ़ा, कितना भी करंट रख लो, वोल्टेज बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है, वोल्टेज सेम रह रहा है। करंट का वैल्यू कम रखो, ज़्यादा रखो, वोल्टेज चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। तो इस रीजन का यूज भी करा जाता है, किसके लिए? वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए इसकी यूज भी करी जाती है। वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को फिक्स रखते हैं, करंट चेंज हो या ना हो। तो वोल्टेज स्टेबलाइज करने के लिए इस रीजन में जिस डायोड की हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं जीनर डायोड। क्या बोलते हैं? जीनर डायोड। जीनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का काम करता है। वो किस रीजन में काम करता है? तो बोलेंगे जीनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। किस रीजन में? ब्रेक डाउन रीजन में वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का काम करता है। तो ये थी फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। ठीक है। और क्या यूज है पीएन जंक्शन की? तो रेक्टिफायर में इसकी यूज होती है। रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर कौन सा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है? कोई ऐसा डिवाइस तुम्हारे आसपास है जो एसी को डीसी में बदलता हो? हाँ, चार्जर नहीं है? फोन या जो मोबाइल या लैपटॉप का जो चार्जर होता है वो क्या करता है, हमारे घरों में एसी आती है और एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रेक्टिफायर का काम है। जैसे मान लो इधर से कोई एक एसी आ रही है, इस तरीके से एसी आ रही है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा दिया। तो एसी कैसे पता चला कि ये एसी है? तो इसके पास दोनों नेचर का देखो ये करंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए ये एसी है। अब ये रेक्टिफायर क्या करेगा, या तो पॉजिटिव को जाने देगा या नेगेटिव को। जैसे मान लो पॉजिटिव को जाने दिया, नेगेटिव को रोक दिया, तो ये अब एक डीसी है। ये क्या है? एक डीसी। ये एसी हो गया और ये डीसी हो गया। तो ये काम होता है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर भी कितने तरीके का है होता है? तो रेक्टिफायर भी हम लोग बनाते हैं दो तरीके का। बहुत तरीके का रेक्टिफायर होता है। मेनली नीट में दो ही तरीके के से क्वेश्चन आता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और थर्ड होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर, समझेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होती है? तो अभी जो एग्जांपल दिया था ना वो हाफ वेव रेक्टिफायर का ही था। एक इस तरीके का एसी आ रहा है, इस तरीके का एक एसी आ रहा है और यहाँ पे हमने रेक्टिफायर लगा दिया, रेक्टिफायर। और ये क्या कर रहा है, केवल एक पार्ट को जाने दे रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, नेगेटिव पार्ट को नहीं जाने दे रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते होंगे इसको समझेंगे, कैसे बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को डायोड का यूज करते हुए। तो ऐसा करते हैं, एक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर पता है ना, एसी एसी सोर्स होता है। तो मान लो यहाँ से इस तरीके से एक एसी जनरेट हुआ और यहाँ पे हमने एक डायोड लगा दिया, एक डायोड लगा दिया। और यहाँ पे लोड रजिस्टर है जिसके अबाउट हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। अब बताओ क्या होगा, मान लो इनपुट में हमने इस तरीके का रखा,
तो ये क्या है, जो डायोड होता है ना केवल फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। जो डायोड होती है अभी अभी बताया था, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होती है और रिवर्स बायसिंग में क्या होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में हाई करंट फ्लो होती है और रिवर्स बायसिंग में लगभग जीरो करंट फ्लो होती है, ना के बराबर फ्लो होती है। तो रिवर्स में तो कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी। तो ऐसे समझो, जब ये वाला नेगेटिव, मान लो ये वाला नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। तो इसको रोक देगा कि नहीं, क्योंकि इधर से जाने पे रिवर्स बायस हो जाएगा, तो नहीं जाने देगा, नीचे वाले पार्ट को नहीं जाने दिया। अगला पार्ट देखो, ये वाला वन इसको बोल देता हूँ, टू वाला, वन वाले पार्ट को नहीं जाने दिया। टू वाला पार्ट जाएगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, टू वाला पार्ट जब जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा। तो ऐसे में फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो अलाउ करेगा। फिर अब ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जाएगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा तो रिवर्स हो गया, अलाउ नहीं करेगा। फिर जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट तो पॉजिटिव पार्ट है, तो ऐसे फ्लो करेगा, तो ऐसे फ्लो करेगा तो अलाउ करेगा। तो देखो क्या है ना, कितना यहाँ पे देखो। सर हाँ, दोबारा बताइए सर इसको। क्यों, क्या कर रहा था। कुछ नहीं सर, आया नहीं। थोड़ा सा इसमें नहीं आया सर, ये बेब से बनाया इसमें। हाँ, ये ये इधर से समझ में नहीं आया था थोड़ा सर इसमें। कौन सा नहीं आया समझ में, बोलोगे तब ना ये। यही यही वाला नहीं आया केवल इतना ही सर। एक ट्रांसफार्मर लगी हुई है जो एसी को जनरेट करती है। तो इस तो क्या होगा ना, मान लो इनपुट यहाँ से जनरेट करा इस तरीके का वेव, इस तरीके का वेव जनरेट किया, और यहाँ पे डायोड लगा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है जिसके अबाउट हमें आउटपुट लेना है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है वेव, इनपुट वोल्टेज वेव दिखा रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज होगा क्या, तो याद रखो, जब भी डायोड डायोड मान लो इस तरीके से है, तो डायोड में जब करंट इधर से आती है, इधर से आती है, तो ये डायोड रिवर्स बायस्ड होती है, रिवर्स बायस्ड। और रिवर्स बायस में करंट आने की कोशिश करेगा तो करंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो। रिवर्स बायस में कोई करंट अलाउ नहीं होती है। और यही करंट अगर इधर से आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। करंट अगर इधर से आएगा तो 100% करंट को अलाउ करेगा, और उस समय ये जो डायोड है ना एक वायर की तरह काम करने लगेगा और करंट को आसानी से जाने देगा। तो बस ये दो पॉइंट का यूज रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मान लो ये नेगेटिव पार्ट आया, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आया, जनरेट हुआ नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट का मतलब ये हुआ कि ये करंट नेगेटिव साइड से ऐसे आना चाहिए। तो क्या ये करंट जा पाएगा, नहीं जा नहीं सर। पाएगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया कि जब भी करंट इस तरीके से आती हो उल्टा, इसके फेस के तरफ से आता हो करंट, तो वो रिवर्स बायस होता है, वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो जैसे ये इस तरफ आएगा, ये फर्स्ट लूप था हमारा, तो फर्स्ट लूप से जो करंट आएगा वो रिवर्स में आएगा, तो आउटपुट में वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो रिवर्स में आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड सेकंड जो पल्स है यहाँ पे वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव का मतलब ऐसे जाएगा। तो अगर ऐसे पास होना चाहेगा ऐसे, तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, तो फॉरवर्ड बायस में अलाउ होगा।
इसी तरीके से थर्ड लूप नेगेटिव में है तो फिर इधर से जाना चाहेगा तो फिर रिवर्स हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। फिर ये वाला जो फोर्थ पार्ट है वो तो पॉजिटिव है, इधर से जाएगा तो अलाउ हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि इनपुट इस तरीके से था और जो आउटपुट था वो इस तरीके से था। यहाँ पे नहीं गया, फिर नहीं ऐसे गया, इस तरीके से था। तो इनपुट में कितना लूप दिख रहा है बताओ? इनपुट में कितना लूप दिख रहा है? 1 2 3 4, 4 लूप्स दिख रहे हैं। और आउटपुट में कितना लूप्स दिख रहा है? आउटपुट में केवल 2 लूप्स दिख रहे हैं। आउटपुट में कितना लूप्स दिख रहा है? केवल 2 लूप्स दिख रहे हैं। तो ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स जो पल्सेज होता है ना, उसका जो हाफ पार्ट है वो कट होकर के बाहर हो जाती है, केवल हाफ ही कंट्रीब्यूट होती है। और इसी तरीके से फुल वेव रेक्टिफिकेशन का भी प्रोसेस है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 डायोड लगाते हैं। 2 डायोड लगाते हैं, एक डायोड इधर से, एक डायोड इधर से, और बीच में हम लगा देते हैं लोड रेजिस्टर ऐसे। और यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा रहता है। यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है? ट्रांसफार्मर ऐसे लगा रहता है। एसी इनपुट होगा, यहाँ पे इनपुट होगा और यहाँ पे इसके बीच में हमारा आउटपुट होगा वोल्टेज का। तो अब कैसे होगा बताओ? तो जैसे ही यहाँ पे मान लो इनपुट हमारा ऐसा कोई वेव है, इनपुट मान लो ऐसा कोई वेव है, ये नेगेटिव पार्ट हो गया फर्स्ट। नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या हो गया? ये इधर से लोड के तरफ आना चाहेगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस में है। करंट अगर इधर जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये करंट रिवर्स बायस में हो जाएगा। लेकिन किसी तरीके से लोड से गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया है, इस डायरेक्शन में गया है, इसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ। अब सेकेंड लूप के बारे में देखो, तो सेकेंड लूप पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर से आना चाहेगा तो ये इधर से आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर रिवर्स बायस हो जाएगा, यहाँ से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये भी यूज में आ गया। इसी तरीके से थर्ड भी यूज में आ जाएगा और फोर्थ भी यूज में आ जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट भी यहाँ यूज हो गया और पॉजिटिव पार्ट भी, है ना, दोनों चीजें यूज हो गया। तो कंक्लूजन जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है, ये पूछा जाता है जनरली। इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? तो देखेंगे क्या रिलेशन है। इनपुट में इस तरीके का 2 वेव था। वेव किसको बोलते हैं? कितना पल्स है यहाँ पे? तो एक पल्स ये है, एक पल्स ये है, एक पल्स पूरे को बोलेंगे। ऐसी ज्योमेट्री जो रिपीट करे उसको बोलते हैं पल्स। और दूसरा पल्स ये है। तो ओवरऑल इनपुट में कितना पल्स देखने को मिला? 2 पल्स देखने को मिला। और इसका आउटपुट देखो, इसका आउटपुट ऐसा आया था, बीच में नहीं था, फिर नहीं था। लेकिन अभी भी आप देखो तो एक पल्स ये दिखा और एक पल्स ये दिखा। कितना पल्स दिखा? 2 पल्स दिखा। तो क्योंकि नंबर सेम है इनपुट और आउटपुट में, इसलिए बोलेंगे कि इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। किसमें बराबर होती है? हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बताओ क्या होगी? 50 हर्ट्ज होगी, 100 हर्ट्ज होगी, क्या होगी? 200 50 हर्ट्ज हर्ट्ज। होगी, क्या होगी? 0 होगी।
कौन सा 50 नहीं आंसर सर, हो? तो 50 हाफ नहीं वेव है। रेक्टिफायर में इनपुट 50 है तो आउटपुट भी 50 ही होगी। और इसका अपोजिट आप देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर देखो यहाँ है, यहाँ पे एक पल्स ये हो गया इनपुट में और दूसरा पल्स ये हो गया, ये 2 पल्स हो गए। कितना पल्स हो गया? 2 पल्स। लेकिन आउटपुट में देखो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, कितना पल्स हो गया? 4 4 पल्सेस। पल्स। इनपुट में 2 पल्स और आउटपुट में 4 पल्स, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दुगना हो जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? 2 टाइम्स हो जाती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होती है इनपुट के, यानी 50 है तो 100 हो जाएगी। समझ में आया क्या? तो ये रेक्टिफायर का टाइप्स है। नीट में बस इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है जितना मैं बताया हूँ। ठीक है, तो इतना पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा ही थ्योरी हो गया, मेरा पीडीएफ भी खत्म हो गया।